हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के अंतर्गत जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा रहेगा उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। और दो अन्य छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे कि एक होगा महान्यायवादी, एक कौन सा, महान्यायवादी, और दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन तीन टॉपिक के बारे में आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए और आरओ के प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसको भी डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। यहाँ पर आपको 49 रुपए में मात्र टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आप ओवरऑल इंडिया के जितने भी टेस्ट हैं वो सभी दे सकते हैं। इसके बाद में आपको इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ, इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। वो फ्री में आपको फ्री कोर्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप लोग फ्री कोर्स वाले सेक्शन में जाकर क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो सोर्स है, यानी जो लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो उपराष्ट्रपति होता कौन है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सभापति वो होता है उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। इसके बाद में उपराष्ट्रपति के बारे में अगर और डिस्कस करना हो तो पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। सभापति किसका होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 ये बात बताता है। इसके बाद में योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है वही योग्यता जो राष्ट्रपति की होती है, और उसकी क्या होती है? उपराष्ट्रपति की भी सेम योग्यता होती है। या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य शामिल हो सकते हैं। लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होंगे, या फिर कह लेंगे राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको नोट भी कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या आता है? निर्वाचन विधि क्या होती है? जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि होती है वैसे ही सेम उपराष्ट्रपति की होती है। तो राष्ट्रपति का करीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने डिटेल से आपको सारी चीजें बताई थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो वहां से जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट की लिंक भी दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे लेक्चर देख सकते हैं जितने भी अभी तक मैंने कराए हैं। और ये आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, खास तौर से यूपी पीसीएस के लिए और यूपी आरओ के लिए। इसके बाद में इनका कार्यकाल कितना होता है? जितना राष्ट्रपति का होता है, 5 वर्ष का। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर ये त्याग पत्र अपना देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी, महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 67 में इनके बारे में कहा गया, हटाने की प्रक्रिया के बारे में। आधार क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। मतलब क्या है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करने पर इनको हटाया जा सकता है। शुरुआत में क्या है? 5 वर्ष। शुरुआत मतलब क्या है? यहाँ पर किसी के द्वारा भी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा शुरुआत हो सकती है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा है, इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके बाद में 67, देखिए 67 में कार्यकाल के बारे में भी कहा गया है। 67A में कार्यकाल के बारे में, और 67B में यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद में प्रस्ताव पारित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और त्याग पत्र अपना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में कि कैसे कैसे हम अनुच्छेद याद कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए मैंने बताया था आपको कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने चाहिए, एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस याद रखना होगा। वो सेंटेंस कौन सा याद रखना होगा? उसरा निका, उसरा निका चुस, उसरा निका चुस, ये सेंटेंस याद रखना होगा। इससे आपको क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे चलिए बताते हैं। उसरा का मतलब क्या है? उसरा का मतलब उपराष्ट्रपति, या फिर कह लेते हैं अनुच्छेद 63। सा का मतलब क्या है? अनुच्छेद 64। और रा का मतलब क्या है? अनुच्छेद 65। निका का मतलब अनुच्छेद 66। और का मतलब अनुच्छेद 67। इसके बाद में चा का मतलब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 68। और सा का मतलब हो जाएगा अनुच्छेद 69। इसके बाद में एक अनुच्छेद और याद करना होगा आपको, अनुच्छेद 70, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, पकानी कोका द्वियोदशम, उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखना होगा उसरा निका चुस। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 63 की। तो 63 में उस ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में 64 का मतलब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 64 में किसके बारे में बात की गई है? यह राज्यसभा का सभापति होता है। किसका सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, 64 में कहा गया। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद किसमें? 65 में बात कही गई है। रा से मतलब क्या हो जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का हो जाता है। नी का मतलब यानी जो 66 नंबर अनुच्छेद है वो किसके बारे में बताता है? निर्वाचन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? निर्वाचन के बारे में बताता है। अब निर्वाचन में कौन वोट कर सकते हैं? निर्वाचन में इनका जो वोट कर सकते हैं वो कौन कौन लोग कर सकते हैं? तो निर्वाचन में वोट कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, मतलब टोटल मेंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल मेंबर। टोटल मेंबर का मतलब क्या है कि चाहे वो मनोनीत हो या नॉमिनेटेड हो या कैसा हो, इलेक्टेड हो, या कैसा हो, इलेक्टेड हो, दोनों ही प्रकार के लोग या दोनों ही प्रकार के सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। तो अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 कहता है, अनुच्छेद 67 क्या कहता है? कार्यकाल के बारे में बताता है। का से मतलब क्या हो जाएगा? कार्यकाल के बारे में बताता है। कार्यकाल, और कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? चुनाव का समय। चुनाव का समय। अड़सठ किसके बारे में बताता है? चुनाव के समय के बारे में बताता है। समय के बारे में। तो इनकी जो समय सीमा होती है वो क्या होती है? कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, ये चीज याद रखेंगे। जबकि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे, जबकि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए क्या होता है? 6 मंथ के अंदर चुनाव कराना होता है। तो 6 मंथ का बाउंडेशन होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ये चीज याद रखेंगे, ये जरूरी चीज है वो जो मैंने आपको बताई है। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 शपथ के बारे में बताता है। किसके बारे में? शपथ के बारे में। शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? आकस्मिक स्थिति के बारे में। आकस्मिक
स्थिति के बारे में। तो ये आकस्मिक स्थिति कौन सी स्थिति के बारे में बात करता है? ये उस स्थिति के बारे में बात करता है जब उपराष्ट्रपति जो है वो किस पर कार्य करे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, पद पर कार्य करता है, कार्य करता है, तब की बात बताइए। कार्यवाहक आकस्मिक स्थिति की बात बताई गई है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 70 हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 70 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में मैं क्या बताने वाला था? एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताने वाला था। वो क्या थी? वो ये थी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताई थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं? 50। और अनुमोदक कितने चाहिए होते हैं? अनुमोदक 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक चाहिए। कितने चाहिए? 20 अनुमोदक। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। इसके बाद में जो स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए, राज्यसभा की जो वोटिंग होती है वो 1/4 की वोटिंग से होती है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। जब अगर हटाने की प्रक्रिया है तो वो किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा लगाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। यहाँ पर हम बात करते हैं उसी चीज के बारे में, डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। किसकी प्रक्रिया लगाई जाएगी? महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तब वह केवल राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट पर अगर महाभियोग लाना है तो कौन ला सकता है? केवल राज्यसभा, ओनली राज्यसभा ही ला सकती है, क्योंकि राज्यसभा का वह पदेन सभापति होता है और किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो महाभियोग है वो केवल राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाता है। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? सेम प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट की तरह। प्रेसिडेंट की तरह सेम प्रोसेस होता है। राज्यसभा 1/4 क्या करेगा? वोटिंग से प्रस्ताव लाएगा, स्टार्ट करेगा 1/4 वोटिंग से। इसके बाद में जैसे ही इसको अप्रूवल मिलेगा तो 2/3 वोटिंग से अगर पास हो जाता है तो इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। कैसे पास करना होगा? स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करना होगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया को पास करना होगा। और जैसे ही राज्यसभा 1/4 वोटिंग से लाएगा, मतलब 1/4 सदस्य के नोटिस से ये महाभियोग उपराष्ट्रपति पर लाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद 2/3 अगर वोटिंग से पास हो जाता है तो वो लोकसभा के पास वो चीज भेजेगा। और लोकसभा से भी 2/3 वोटिंग से पास होने के बाद में किसके पास जाएगा? अंतिम तौर पर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट इसको 14 दिन के लिए वापस भी कर सकता है और तुरंत साइन भी कर सकता है। यदि 14 दिन के लिए वापस करता है तो 14 दिन बाद अगर वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को इस पर मजबूरन साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है किसका? महाभियोग की प्रक्रिया का, जो उपराष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद में एक अनुच्छेद और याद करना उपराष्ट्रपति के पद के लेकर। कौन सा अनुच्छेद है? एक अनुच्छेद और याद करना, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मामले में, याद देखो, यहां पर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये हालांकि मैं लास्ट क्लास में भी इस अनुच्छेद के बारे में बता चुका हूं। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में यदि डिस्प्यूट आता है, इनके इलेक्शन में यदि डिस्प्यूट आता है तो वो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके बाद में बाकी तो सारी चीजें उपराष्ट्रपति के बारे में हो ही गई हैं, इसके बाद में और कुछ नहीं बचा है। अब हम बात कर लेते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी के बारे में इसकी अगर उपाधि की बात की जाए तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद कौन सा कवर करता है? अनुच्छेद 76।
76 के अंतर्गत ये आता है। योग्यता क्या होती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही महान्यायवादी के लिए भी योग्यताएं चाहिए। इसके बाद में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वेतन कितना है, निश्चित पारिश्रमिक निर्धारित वेतन होता है। कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यदि महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। कार्यकाल कितना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल रहता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक इनको कार्यकाल में बना रख सकते हैं। इसके बाद में इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है विभिन्न न्यायालयों में भारत की सरकार का पक्ष रखना और सरकार द्वारा कानूनी सलाह मांगे जाने पर सलाह देना। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य जो भी राष्ट्रपति चाहे वो अपने कार्य सौंप सकता है और महान्यायवादी को करने होंगे। और इसका जो विशेष कार्य होता है वो क्या होता है, वो ये कार्य होता है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना। और सरकार द्वारा अगर कानूनी सलाह मांगी जाती है, लॉ एडवाइस मांगी जाती है, तो वो कौन देगा, तो वो महान्यायवादी देगा। इसके बाद में इनके पास विशेषाधिकार होते हैं। वो क्या विशेषाधिकार होते हैं, संसद को लेकर इनके विशेषाधिकार होते हैं। संसद के ये सदस्य तो नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद में बोल भी सकता है, लेकिन क्या है, वोटिंग का राइट्स नहीं होता है, वोटिंग का राइट्स नहीं है और ना ही तो संसद का मेंबर है। जो महान्यायवादी होता है वो पार्लियामेंट में उसे वोटिंग का राइट्स नहीं होता है और ये मेंबर भी नहीं होता, पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इन दोनों के बावजूद भी क्या है, वह वहां की जो संसद की कार्यवाही उसमें भाग ले सकता है और संसद में बोलने का अधिकार भी इसको है, बोलने का अधिकार भी है। संसदीय समिति का हिस्सा है। इसके बाद में संयुक्त अधिवक्ता भी है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जितने भी जो लॉयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से अपना हर केस, उनका जो केस होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। तो इसीलिए क्या है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। मतलब अगर कोई इनके पास ऐसा केस आ जा रहा है जो प्राइवेट है, किसी का निजी केस है, व्यक्तिगत केस है, तो वो उसको लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो नियंत्रक देखिए इसकी उपाधि जो है वो लोक वित्त संरक्षक के तौर पर इसे जाना जाता है। अनुच्छेद कौन सा कवर करता है, अनुच्छेद 148। योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी, योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन एक एक्ट आया था सीएजी एक्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1971 से जो एक्ट आया था उसमें इनकी योग्यता को निर्धारित किया गया था। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। भारत की संचित निधि से इनका वेतन जाता है और राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके बाद में इनके बारे में कथन कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, इसे सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी है। कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या कह लें 65 वर्ष, मतलब या तो 6 वर्ष पूरा कर लें या 65 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर लें। 65 वर्ष की आयु, यहाँ पे क्या है, 65 वर्ष की आयु के बारे में बताया गया है। तो या तो 65 वर्ष पूरा कर लें या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लें, तो दोनों में से जो पहले होगा वही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनके पास कुछ इनको लिमिटेशन भी दी गई, सीमाएं भी दी गई। वो क्या क्या दी गई है, सेवानिवृत्ति के बाद संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं में कार्य करने के लिए ये योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके बाद में इनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो इनके कार्य होते हैं भारत और उसके राज्यों की संचित निधि की जांच करना, जितना भी सरकारी खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसकी जांच करना, लोक लेखा निधि की जांच करना और सभी सरकारी कंपनी जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं उनकी जांच करना, किसी भी शुल्क या कर की शुद्ध आय को प्रमाणित करना। कोई भी ड्यूटी लग रही है या शुल्क लग रहा है या फिर कोई भी टैक्स लग रहा है तो ये कितना शुद्ध, इनसे कितनी आय मिल रही है और क्या किस तरीके से ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो उनको सभी को प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है, सीएजी करता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया करता है। रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इसके बाद यह रिपोर्ट संसद या विधानसभा में भेज दी जाती है और इसकी जांच संसद की लोक लेखा समिति करती है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि संसद की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में से गिनी जाती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस रिपोर्ट की क्या करती है, जांच करती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है।
इसके बाद में आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत जो कि एक छोटा सा लेक्चर था और इसमें मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं जो पहले से मतलब हम पढ़ चुके हैं लगभग उनके बारे में, बस वही टॉपिक थे, इसीलिए ये लेक्चर जल्दी समाप्त हो गया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था? उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया। दूसरे नंबर पर डिस्कस किया महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। और तीसरे नंबर पर डिस्कस किया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में डिस्कस किया, महालेखा परीक्षक। तो इन छोटे छोटे 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसमें जो एक कमेटी आई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में हम जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो पार्लियामेंट में इसके बारे में, पार्लियामेंट्री जितनी भी कमेटी होंगी उसके बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया। और वहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये अपनी किस कैसे रिपोर्ट बनाता है, लोकसभा के इसमें सदस्य कितने हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं और कौन इसका चेयरमैन होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, चलिए देखते हैं वो विशेष सूचना क्या है। देखिए विशेष सूचना ये है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मात्र 49 रुपए में उस एग्जाम के लिए टेस्ट पास परचेज कर सकते हैं। टेस्ट पास जो है वो मात्र 49 रुपए में है, और यह केवल उसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं है बल्कि ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो सभी एग्जामों के लिए 49 रुपए ही काफी हैं। और 49 रुपए में आप एक बेहतरीन सा टेस्ट पास परचेज करिए, और इस टेस्ट पास में जितने भी एग्जाम है ओवरऑल इंडिया के वो सभी आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो टेस्ट पास के लिए आप हमारा एग्जाम वेब ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। एग्जाम वेब ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट पास को परचेज कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो या यूपीएससी की तैयारी हो या यूपी पीसीएस की तैयारी हो या यूपी पुलिस की तैयारी हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी, मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम आ जाते हैं वो सभी यहाँ पर आपको कवर मिल जाएंगे। इसके बाद में यूपी पुलिस के बाद में यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बिहार स्टेट के, यूपी स्टेट के, राजस्थान स्टेट के, इसके बाद झारखंड स्टेट के और भी अन्य स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मात्र 49 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, जो कि टेस्ट पास रहेगा और यह आपका 1 साल के लिए टेस्ट पास रहने वाला है। तो 1 साल में आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, हमारे साथ स्टार्ट करिए। एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। एग्जाम वेब ऐप में और भी कई फ्री नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आपको जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम वेब डाउनलोड करिए, वहां से आप फ्री कोर्स में जाएंगे और फ्री कोर्स में जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 49 रुपए में टेस्ट पास मिल रहा है, जो कि सभी टेस्ट के लिए वैलिड रहने वाला है। 1 साल के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं टेस्ट के साथ में। जैसे कि अन्य जो पोर्टल हैं या अन्य जो आपको जितने भी ऐप होंगे उसमें बहुत महंगे महंगे टेस्ट होंगे, टेस्ट पास होंगे, जिसमें सभी एग्जाम के आपको टेस्ट पास तो मिल जाएंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा कीमत में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आया हूँ, मात्र 49 रुपए में। तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बेहतर करिए और टेस्ट को देते रहिए। यदि आपके जान पहचान में कोई भी साथी ऐसा हो जो आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो
तो उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर रिकमेंड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी की डेली बेसिस पर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। एग्जाम वेब ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको आरआरबी की मिल जाएगी, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। और आप में से भी बहुत साथी ऐसे होंगे जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई किया होगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एक अच्छी खासी पोस्ट है, तो इसमें तो फॉर्म अप्लाई किया ही होगा। तो इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स और टेस्ट मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा एग्जाम वेब ऐप। मिलते हैं अगले